सभी लोगों को राम राम। हम लोग स्टार्ट किए हैं एमपीटेट वर्ग 2 के लिए मैथ्स की क्वेश्चन सीरीज, और मैथ्स की क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी 3 पार्ट में। एक पार्ट मैथ्स के लिए होगा, दूसरा पार्ट पेडागोजी के लिए होगा, तीसरा पार्ट होगा साइंस के लिए। इस तरह से 120 क्वेश्चन की एक सघन तैयारी का प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस की सीरीज। तो आप हमसे जुड़कर आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा वर्ग 2 में मैथ्स के लिए, और आप आराम से इतना कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा, आप 120 टारगेट रखकर उसे आराम से अचीव कर सकते हैं। तो बस जुड़े रहें और आनंद लें अपनी तैयारी का, क्वेश्चंस करते रहें। जितने भी टीईटीज में क्वेश्चंस होंगे, सीटेट के, रीट के, यूपी टेट के, उत्तराखंड के, दिल्ली के, जो भी क्वेश्चंस होंगे, झारखंड, बिहार वगैरह के जो क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के सामने हम लेकर आएंगे और उनका अच्छा डिस्कशन करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में हम अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन हरियाणा टीईटी से 2013 का, क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति हुई है। क्यूरिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? आपको करना है पहले इसे पॉज करना, फिर अपना आंसर लेना, देन उसके बाद फिर डिस्कशन पर चलना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है लैटिन भाषा से। क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। अब लैटिन भाषा की किससे हुई है? तो लैटिन भाषा के क्यूरेर से हुई है। लैटिन भाषा का क्यूरेर है, इसे बोला जाता है रेस कोर्स। रेस कोर्स इसके जनरली हम 2 पार्ट मानकर चल सकते हैं। इसके 2 पार्ट मानकर चल सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है पहले तो ये समझना है। क्यूरेर का मीनिंग क्या होता है? क्यूरेर का मीनिंग होता है दौड़। क्यूरेर का मीनिंग होता है दौड़ का मैदान। अब ये जो दौड़ का मैदान है, यहां से लें दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान, और इस दौड़ के मैदान को 2 पार्ट में देखा जाता है। पहला जो पार्ट होता है दौड़ के मैदान का हमारा, वो होता है छात्रों की क्रियाएं। छात्रों की क्रियाएं। दूसरा होता है, बी पार्ट होता है पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्री। पाठ्यक्रम या शिक्षण सामग्री। फिर से देखना, क्यूरेर शब्द से लिया है। क्यूरेर का जो हिंदी मीनिंग होता है, जो भाषाई मीनिंग होता है, वो होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स होता है। अब ये रेस किसकी है? इसे लिया जाता है दौड़ के मैदान में 2 पार्ट देखी जाती हैं, छात्रों की क्रियाएं देखी जाती हैं, साथ में किसके? पाठ्यक्रम के या पाठ्य सामग्री के साथ में। ये क्यूरेर का मीनिंग होता है। और डिटेल में अगर देखना है तो हम क्यूरिकुलम जो एनसीएफ पढ़ाया है उसमें क्यूरिकुलम को एक्सप्लेन किया है, वहां पर हम देख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर किस भाषा से लिया है? लैटिन भाषा से। मीनिंग क्या होता है इसका? दौड़ का मैदान। देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? गणित विषय का सबसे अधिक सह संबंध होता है। जब आप गणित पढ़ने जाएंगे तो गणित के लिए सबसे आधारभूत, बेसिक, मूलभूत बात होती है कि गणित में तर्क का होना स्वाभाविक है। गणित और तर्क को अलग नहीं किया जा सकता। तर्कों के आधार पर गणित के कथनों को सत्य किया जाता है या सत्यापित किया जाता है। वही कहानी विज्ञान की है। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान होता है व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन, जिसमें तर्क समाहित होते हैं। तो विज्ञानों में अगर हम बात करें, इसका आंसर तो विज्ञान आ जाएगा सबसे ज्यादा सह संबंध। आप लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी इसका आंसर टिक करने में। अगर विज्ञान में भी विषय दे देता है तो सबसे अधिक जो सह संबंध है विज्ञान का, वो है भौतिकी के साथ में। भौतिकी और विज्ञान
का जो उदय या विकास है, दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है ज्योतिष से। इसीलिए ब्रह्मांड हमारे जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, ज्योतिष से जोड़कर देखा जा सकता है दोनों का उदय, और बहुत सारी चीजें कॉमन हैं दोनों में। इसलिए सह संबंध में भी सबसे अधिक जुड़ा हुआ विषय यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो हमारा उत्तर होगा भौतिक विज्ञान। उसमें न्यूमेरिकल्स या नंबर्स का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। अभी हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस बात पर बल देती है। अब इसमें आप एक एक करके ऑप्शंस को पढ़ेंगे। गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाता है, बिल्कुल भी नहीं। गणित हर व्यक्ति को जो इस समाज में रह रहा है उसको आना चाहिए। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। ठीक है, एक बार को हम मान लेते हैं। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा कोई भी जरूरत नहीं है। परीक्षा देखी जाती है कि जो अध्यापन का काम हुआ है वो पूरा हुआ हो पाया है, नहीं हो पाया, उसमें व्यवधान क्या है, इन सभी की जांच के लिए परीक्षा का प्रावधान है, ना कि पहले जांच करें उसके बाद शिक्षा दें। कोई भी मतलब नहीं है। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, ऐसा नहीं है। सभी के लिए गणित की जो पाठ्यचर्या होती है वो कॉमन होती है, लेवल कॉमन होता है। अब ये गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। बच्चा मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए गणित में सफलता आवश्यक है, उसमें निपुण होना आवश्यक है, चूंकि गणित व्यक्ति को सामाजिक बनाता है, तार्किक बनाता है। अब हम बात करें एनसीएफ 2005 में और किन चीजों को गणित के साथ में रखा गया। तो गणित के लिए सबसे पहली बात बोली गई, गणित ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति को बाहर के जीवन से जोड़ सके, या जो गणित पढ़ाया जा रहा है पाठ्यचर्या में ऐसे इस तरह से गणित पढ़ाया जाना चाहिए वो उसके जीवन से बाहर से जुड़े। दूसरा, इसमें साथ में आप एक एक करके पॉइंट डाउन इनको कर सकते हो। दूसरा यहां पर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा यहां पर बोला गया कि गणित को जो रटने की प्रक्रिया है उससे अलग रखा जाना चाहिए। गणित को रटने की प्रक्रिया से अलग रखा जाना चाहिए। 2 पॉइंट हो गए। अब चले हम तीसरा पॉइंट हमसे बोलता है कि जो परीक्षा प्रणाली है गणित की वो कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। और फ्लेक्सिबल ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रदर्शन है, प्रैक्टिकल्स हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिकल है, उन पर ज्यादा जोर देना चाहिए। इसीलिए ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ब्लैंक्स आदि ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद यहां पर बोला गया कि जो छात्र हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं उन सभी का गणितीयकरण किया जाना चाहिए। यहां गणितीयकरण का मतलब क्या होगा, गणितीयकरण का मतलब होगा कि व्यक्ति हर चीज को तर्क के हिसाब से सोचने लगे, हर चीज में क्यों ढूंढने लगे, संबंध स्थापित करने लगे। इस तरह से व्यक्तियों को जो छात्र छात्राएं हैं उनको पाठ्यचर्या दी जानी चाहिए, सिलेबस उनका इस तरह से डिसाइड किया जाना चाहिए। और बोला गया बच्चों का जो सिलेबस हो वो पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित नहीं होना चाहिए कि उन्हें स्कूल में मैथ्स पढ़ाया और वो भूल गए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। कभी कभी होता है आप लोग सोचते हो कि मैं इसका यूज करूंगा कहाँ, कैलकुलस मेरे क्या काम की है, डिफरेंशिएशन मेरा क्या काम का है, इंटीग्रेशन मेरे क्या काम की है, मैं फोर्स पढ़ रहा हूं ये मेरे किस काम आने वाला है। वो होता है शिक्षा को किताबों तक सीमित करना। जब आप इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझने लगोगे तब होगा वो जो शिक्षा है वो किताबों से निकल के कहां आ जाएगी, आपके बाहर आ जाएगी, और जो आपकी दूसरी पर्सनैलिटीज हैं उनको डेवलप करेगी। जैसे आपको पढ़ाया पाचन, अगर आप पाचन समझ गए तो आपके सीखने की प्रक्रिया तब पूरी होगी जब आप उसे क्या करें, आत्मसात करें और उसे इंप्लीमेंट करें, वो आपके व्यवहार में दिखे। जब व्यवहार में दिखेगी तब जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो पूरी मानी जाएगी। वैसे ही अगर आपने पोषण में विटामिन्स पढ़ लिया है, आहार में विटामिन्स पढ़ लिए हैं, तब आप अगले दिन से
प्रॉपर विटामिन लेना स्टार्ट करेंगे तब जाके वो लर्निंग पूरा माना जाएगा। तो जो लर्निंग है, जो आपकी पाठ्यचर्या है, वो सिर्फ पुस्तकों तक ना रह के आपके चहुमुखी विकास में भी भागीदार होनी चाहिए। इस तरह का पाठ्यचर्या हमें तैयार करनी है। तो ये कुछ खास पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। बिल्कुल राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें, जो राष्ट्रीय मूल्य हैं उनके लिए भी वो मोटिवेट करे, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ये एनसीएफ 2005 में बोला गया है। राष्ट्रीयकरण शिक्षा छात्र छात्राओं का करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, यह कथन है। जब हम चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो प्रॉपर्टीज को आप लोग 10th की बुक उठाना, 9th की बुक उठाना, 9th की आप उठाकर देखना। 9th की बुक में जो प्रॉपर्टीज हैं प्रॉपर्टीज प्रमेय के रूप में दी हैं। मतलब हर एक प्रॉपर्टी को क्या किया गया है, सिद्ध। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इन सभी प्रॉपर्टीज को प्रमेय के फॉर्म में प्रूव करके दिखाया गया। तो जब हम प्रूव कर देते हैं गणित में कथनों को, जब हम प्रूव कर देते हैं तो वो कहलाती हैं प्रमेय, वो कहलाती हैं प्रमेय। तो पिछले क्वेश्चन का आंसर हो गया, इसका आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलें आगे। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है पाई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या। यहां पर ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, दो परिमेय ऑप्शन नहीं होंगे, यहां अपन आ जोड़ लेते हैं, आ जोड़ लेते हैं अपरिमेय। ठीक है, चेंज कर दिया, पूर्णांक संख्या है सभी। तो पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कहीं पर भी निश्चित नहीं होती, एंड नहीं होती, रिपीट नहीं होती, इसलिए इन्हें लिखने के लिए विशेष चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिन्हें अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं √2, √3, √2, √3, √5, √6। ये सभी कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, जिसमें पाई भी शामिल हो जाता है। इसलिए पाई की वैल्यू 22/7 कहीं लेनी होती है तो बोल दिया जाता है पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई होता क्या है, पाई अनुपात होता है परिधि और व्यास का। पाई अनुपात होता है परिधि और व्यास का, अपरिमेय संख्या होती है। और ये असंख्य बार पूछा गया क्वेश्चन है, पाई क्या है। तो पाई ध्यान रखेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है जो निश्चित नहीं होती, इसलिए इसे चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है प्रदर्शित करने के लिए। अब चलें, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा गणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए क्या यूज करना चाहिए, अभ्यास प्रैक्टिस करवानी चाहिए। प्रैक्टिस एक मेथड हो जाता है, खेल कूद में सिखाना चाहिए। ज्योमेट्री को खेल कूद में सिखाना उतना पॉसिबल नहीं होगा। सूत्र आधारित विधि ये तो बिल्कुल भी नहीं लेना है यदि हमें सिखाना है। सूत्र से, संश्लेषण से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उदाहरणों को हल कर सकते हैं, सीख नहीं सकते हम ज़्यादा। प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि मतलब बताना। जैसे बोला गया शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला, जब हम लंब डालकर बताएंगे, जब हम प्रूव करके बताएंगे, तब जाकर वो जो शिक्षण होगा ज्योमेट्री में तब वो पूरा होगा। क्योंकि इमेजिनेशन यहाँ पर लगेगा, क्रिएटिविटी यहाँ पर लगेगी, और क्रिएटिविटी है तो वो आपको प्रदर्शित करनी ही पड़ेगी। जैसे लैब में हम काम करके नई चीजें बना सकते हैं, हम अगर धुन भी सोच रहे हैं तो वो गाकर तैयार की जाएगी। तो जो प्रदर्शन है क्रिएटिविटी में, तर्क में, यहां सबसे पहले लिया जाएगा। और ज्योमेट्री तो सीधे सीधे क्या है, उतारने का ही काम है। जब तक वो दिखेगी नहीं तब तक वो सॉल्यूशन होगा भी नहीं। तो यहां पर प्रदर्शन विधि सबसे खास मानी जाएगी ज्योमेट्री सीखने के लिए।
गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को डैश 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 आवश्यकता होती है। गणनाओं में प्रवीण मतलब बहुत सारी कैलकुलेशन आनी चाहिए, तब वो व्यक्ति क्या माना जाएगा, बेहतर माना जाएगा। गणित में बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छा हो सकता है लेकिन बेस्ट बात नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि कैलकुलेशन होगी तो ही वो बेहतर होगा, नहीं। अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करना की आवश्यकता हो, ठीक है, क्योंकि अमूर्त चिंतन गणित में लगेगा ही लगेगा कि चीजें नहीं है। बोल दिया एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है, दूसरी ट्रेन इस तरफ से आ रही है, दोनों समान स्पीड से आ रही है, अमूर्त चिंतन होना चाहिए। एक इक्वेशन दिख रहा है, उसमें समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला लग रहा है, उसका ये फॉर्मूला लगेगा, अगला स्टेप वो बनेगा, अगला स्टेप वो बनेगा। जो दिख नहीं रहा है उसका भी चिंतन करना हमें आना चाहिए। ये लाइन वहां जाएगी, बराबर काटेगी तो क्षेत्रफल भी बराबर बढ़ जाएगा, इस तरह का चिंतन आना चाहिए। सूत्र याद करने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं। याद करना, रटना तो अभी हम देख चुके हैं, एनसीएफ ने मना किया है, रटने पर जोर नहीं देना है, रटना हटाना है। हल को याद फिर से याद करने का, गणनाओं की प्रवीणता नहीं, सबसे बेहतर ऑप्शन है हमारे पास अमूर्त चिंतन और तर्क आ गया है। और आप अपना जो लेक्चर स्टार्ट हुआ, मैथ्स जो स्टार्ट होता है, पेडागोजी जो स्टार्ट होती है, वो तर्क से ही स्टार्ट होती है। अब चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए। x + y / 2x + 3 = 3/8। इस प्रश्न में ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है। जब कोई भी समस्या हमारे सामने आती है, कोई भी गणित में समस्या हमारे सामने आती है, तो ब्लूम के अकॉर्डिंग हम उस समस्या को पढ़ते हैं, हम उस समस्या को पढ़ते हैं। जब उसका ज्ञान होगा, हमें ज्ञान होगा, मैच करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। लेकिन उससे पहले जब गणित की जटिल समस्या, ये बीजगणित की जटिल समस्या है, इसमें एक भिन्न इस तरफ है, दूसरा भिन्न इस तरफ है। जब भी कोई जटिल समस्या आती है, हम उस समस्या को क्या करते हैं, ब्रेक करके देखते हैं, पार्ट्स में हम देखना उसको शुरू करते हैं। और जब भी हम पार्ट्स में देखना शुरू करते हैं, पार्ट्स में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो पार्ट्स में इंफॉर्मेशन लेने का मतलब होता है कि हम उस समस्या का विश्लेषण कर रहे हैं, हम उसे टुकड़ों में तोड़कर देख रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये होगा इस समस्या का विश्लेषण करना। विश्लेषण करना, अनुप्रयोग उसके बाद आता है, अनुप्रयोग उसके पहले आता है। ज्ञान पहले, सबसे पहले ज्ञान आता है, बोध आता है, अनुप्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, और देन सबसे लास्ट में जाके मूल्यांकन आता है। और उसमें फिर परिवर्तन कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। जो मूल्यांकन था उसे नीचे ले लिया गया है, और जो सिंथेसिस था उसे क्रिएटिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो अलग बात है और उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी के जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है, इसके संशोधन पर प्रश्न पूछा जा चुका है। तो संशोधन में जो सिंथेसिस है उसको क्रिएटिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। बस ये ध्यान रखना, जो पांचवा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है विश्लेषण, जिसमें जटिल समस्याओं को तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में देखा जाता है। अब चले हम आगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में गणित शिक्षण के किस प्रमुख बिंदु पर प्रकाश डाला गया है। अब वही एनसीएफ का, काफी सारी बात हम कर चुके हैं। गणित की सहायता से मूल्यों का विकास, ठीक है, करना चाहिए। गणित की सहायता से तर्क शक्ति का विकास बिल्कुल करना चाहिए। गणित की सहायता से गणित अभिरुचि का विकास, ठीक है। अधिगमकर्ता का गणितीयकरण करना, और ये एज इट इज वहां पर बात की गई है, ये मूल उद्देश्यों में नहीं है, प्रमुख बिंदुओं में नहीं है। ऐसा होता है लेकिन प्रमुख बिंदु होगा अधिगमकर्ता का गणितीकरण करना, उसे गणित के हिसाब से ही बनाना। वो हर चीज को तर्क के आधार पर देखे और समझे, गणितीकरण करना होगा। और ये पॉइंट आपको पहले ही बोला जा चुका है कि आप लोग लिख कर रखना, इसको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर एक प्रकार की सहायता सामग्री है, सहायक सामग्री है, जिसे वर्गीकृत किया गया है। ओवरहेड जो प्रोजेक्टर पहले यूज किए जाते थे, इन प्रोजेक्टर्स में जो डिस्प्ले करना है, जो ट्रांसपेरेंट सीट आती है उस पर लिख दिया जाता है, जो ऊपर दिखता है,
ट्रांसपेरेंट शीट पर जैसे ये यहाँ पर मैप दिख रहा है हमें, ये मैप दिख रहा है हमें अमेरिका का लग रहा है शायद, हाँ जो मैप दिख रहा है अमेरिका का, इस मैप को वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। सामने जो पर्दा लगा होगा, स्क्रीन लगी होगी, स्क्रीन पर इसे वो प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट करेगा मतलब इमेज को ले जाके वहां पर रख देगा, स्थापित कर देगा, बाकी वो दूसरा कोई भी काम नहीं करेगा। हाँ आप लोग ध्यान रखेंगे जो माउंटेड अभी आते हैं प्रोजेक्टर्स, छत पर जो लगे होते हैं, नए जो प्रोजेक्टर्स आते हैं, ये पुराना प्रोजेक्टर है जो किताबों में लिखे हुए पड़े रहते हैं, पुरानी किताबों में वहीं से प्रश्न पूछ लिया गया। लेकिन जो नए प्रोजेक्टर्स आते हैं उनमें ऑडियो की व्यवस्था की जाती है। प्रोजेक्टर का मतलब ही होता है कि जो स्क्रीन है या इमेज है वो सीधे ले जाके पर्दे पर डाल देना, लेकिन प्रोजेक्टर्स में अब स्पीकर्स आते हैं तो वो श्रव्य भी शामिल उसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें श्रव्य शामिल नहीं होता। तो सिर्फ क्या शामिल होता है, सिर्फ शामिल होता है दृश्य, दृश्य सहायक सामग्री। श्रव्य बिल्कुल भी नहीं, दृश्य श्रव्य बिल्कुल भी नहीं, यांत्रिक बिल्कुल भी नहीं। यांत्रिक का मतलब होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है, विचलन करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस पेडागोजी के, और ये लगातार आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे हम, और कोशिश करेंगे कि आपकी सफलता के लिए हम नींव का पत्थर शामिल हो, मील का पत्थर शामिल हो। तो आप जुड़े रहें, और जो भी आपको ज़रूरत लगती है, आपको लगता है मार्केट में कंटेंट नहीं मिल रहा है, पहली चीज़ तो ये कि आप मार्केट से थोड़ा सा बचकर रहें। मार्केट में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जो आप परचेज करके उससे तैयारी आप अपनी स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले आपको बचना है बाजार की फालतू किताबों से। बेहतर है यदि आप अपनी तैयारी खुद से कर रहे हैं तो अपना सिलेबस उठाएं, और सिलेबस उठा के एक एक टॉपिक आप करना स्टार्ट करें। जहां आपको कंटेंट का प्रॉब्लम आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में डालें, हम आपको कंटेंट भी बताएंगे और प्रोवाइड करवाएंगे। आप तैयारी करें और हमसे जुड़कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। हम भागीदार होना चाहते हैं आपकी सफलता में। जुड़े रहें। धन्यवाद।